डेपुटेशन सीएच की रहती है। चलो 15 पूरा कर लिए हम, है ना। अब मैं एक थोड़ा सा रिकेप कर देता हूं आपको, है ना, कि मौलिक अधिकारों के बारे में हम क्या क्या पढ़े। हाँ, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार। हमारा टॉपिक क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार में क्या लिख रखा है कि ये कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। कहां से कहां तक है, 1235। किस भाग में है, भाग 3। भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। पहले कितने थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। सातवां कौन सा हटाया, संपत्ति का अधिकार। कब हटाया, 44वें संशोधन। साल कौन सा, 1978। क्वेश्चन आ सकता है कि 44वां संशोधन कब हुआ, 1976, 1977, 1978 और 1980, तो 1978। अब मौलिक अधिकारों के बारे में हम क्या देखे थे कि 6 मौलिक अधिकार कौन से, समता समानता का अधिकार 14 से 18, और अगला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और शिक्षा संस्कृति अधिकार 29, 30, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या फर्क है। तो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन कहां से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से, सीधे संविधान से। कहां से, संविधान से। जबकि जो लीगल राइट है उनको कहां से मिलता है, सरकार से। मौलिक अधिकारों को शक्ति संविधान से, सामान्य अधिकारों को आपके सरकार से। तो ज्यादा इंपोर्टेंट कौन से, मौलिक अधिकार। मौलिक मतलब हम जीवन जी रहे हैं, इंसान होने के नाते जो बेसिक राइट है वो। हम इंसान है, इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या, हमारी हार्ट बीट चल रही है। सांसें रुक गई, मर जाओगे, फिर क्या होगा, फिर भले कितने भी सुंदर हो आप, आपका औचित्य, तो आपका बेसिक क्या है, सांसें चलना। सेम ऐसे इंसान होने के नाते में 6 मौलिक अधिकार दिए गए कि आप इंसान हो तो एटलीस्ट ये तो मिलना ही चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें लिख रखी है, वो नहीं मिले तो भी चलेगा, पर ये नहीं मिलेंगे तो नहीं चलेगा। आपको है ना घूमने का अधिकार रोक लिया, तो आपका मन हो रहा है घूमने का, नहीं घूमोगे क्या होगा, चलो जाइए। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार की शुरुआत कैसे होती है या इनका इतिहास देखा हमने। तो इतिहास में सबसे पहले क्या देखा था हमने कि सबसे पहले देखा था 1215। क्या देखा था हमने, 1215 में क्या हुआ, ब्रिटेन के किंग जॉन या सम्राट जॉन ने क्या करा, मैग्ना कार्टा जारी किया, अधिकार पत्र जारी किया। उसके बाद हम देखें 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आया, उसका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या बोला कि मौलिक अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। क्या है कि इंसान अगर पैदा, नैसर्गिक मतलब जो पैदा होने के साथ ही मिल जाते हैं, कितने, 3, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, नहीं 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 सॉरी, प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पर अब आगे जाते हैं तो अमेरिकी क्रांति हुई, कल मैं बताऊंगा आपको, कल क्वेश्चन आए। अमेरिकी क्रांति 1776, और 1790 में क्या हुई, फ्रांसीसी क्रांति। इनमें भी किसकी बात कही गई, मौलिक अधिकार। उसके बाद आता है 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ, मैग्ना कार्टा ऑफ दी, नहीं, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, मौलिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। इसके बाद अच्छा एक बार तो यही क्वेश्चन है, यूडीएचआर में कितने आर्टिकल है, 30। यूडीएचआर में कितने आर्टिकल है, 30, लिख लो ये। यूडीएचआर में 30 अनुच्छेद है ना। यूडीएचआर, संयुक्त राष्ट्र पर मौलिक अधिकारों की घोषणा में 30 अनुच्छेद है। हमारे एग्जाम में तो इतना तक पूछते हैं कि 22 से 26 में क्या है, 15 से 22 में क्या है। आपके नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं पूछेंगे, इतिहास में नहीं पूछेंगे कभी, ठीक। हाँ, नेट वगैरह हम पूछते हैं। उसके बाद हम देखे थे कि भारत में इनका क्या क्या इतिहास रहा है। तो भारत में 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या करा, पहली बार स्वराज विधेयक की बात करी। फिर 1924, 1929, 1932 इन सब में गांधी जी ने, कांग्रेस ने, संविधान सभा ने। फिर लास्ट में आता कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों आया था, देखने के लिए भारत की स्थिति कि भारत में संविधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और संविधान होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, कौन बनाएगा। उसकी सिफारिश पर हमने क्या बनाई, संविधान सभा। संविधान सभा बनाई, और संविधान सभा ने क्या रिकमेंड किया, संविधान सभा ने 2 समिति बनाई, एक तो मौलिक अधिकारों की परामर्श समिति और मौलिक अधिकारों की उप समिति या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उप समिति। उसमें एक के जे बी कृपलानी और एक के थे वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों ने भी क्या रिकमेंड किया कि हाँ भारत में मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो इसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मिले 7। कहां मिले, भाग 3 में। और कहां से मिले, 12 से 35 में मिले। तो अब 6 मौलिक अधिकार देख लिए हम। अब पहला मौलिक अधिकार हमने 12 में क्या लिख रखा है, राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12। अब राज्य में कौन शामिल होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल भी नहीं होती है, वेरी वेरी मोस्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन।
और अन्य ऐसे संस्थान जो सरकार से संबंध रखते हैं, जैसे कि LIC जो प्राइवेट है, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये ना, ये भी क्या है, इनके खिलाफ भी आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद हम देखे थे अनुच्छेद 13 में 3-4 सिद्धांत दिए थे, भावी प्रवर्धन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अपवर्तन का सिद्धांत, है ना। ये क्या है कि मौलिक अधिकार आगे से लागू होंगे, कब से आगे से, मतलब 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद आच्छादन, मौलिक अधिकारों का ऐसा हिस्सा जो अगर मौलिक या सॉरी जो पुरानी सरकार ने बनाए थे, मतलब अंग्रेजों ने बनाए थे, ऐसा हिस्सा जो वर्तमान के मौलिक अधिकारों को अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे तो हट जाएंगे। उसके बाद क्या देखा था हमने, 3-4 सिद्धांत देखे थे। आदित्य जन्य का सिद्धांत, ये 4-5 चीजें देखी। उसके बाद हम पढ़ना चालू किए थे क्या, समता या समानता का अधिकार। समता समानता का अधिकार कहां से कहां तक, 14 से 18, 14 से 18। और 14 में क्या देखा था, विधि के समक्ष समता या समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी बराबर बराबर हैं। अब इस 14 में क्या देखा था, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है, कानून के सामने सभी बराबर है। नकारात्मक अवधारणाएं कहां से चलती है, यूके में, ब्रिटेन में। और विधि के समान संरक्षण मतलब समानों में समान। घोड़े के साथ घोड़े दौड़ेंगे, गधों के साथ गधे दौड़ेंगे, और घोड़े और गधे को साथ में दौड़ा रहे मतलब विधि के समक्ष समता, और घोड़ों को अलग और गधों को अलग दौड़ा रहे तो विधि के समान संरक्षण, ये देखा था। उसके बाद भारत में क्या चलता है, भारत में दोनों ही है, समान संरक्षण भी और विधि के, हाँ, क्योंकि जो मतलब विकलांग है, विकलांग को आप अच्छे के साथ दौड़ाओगे तो वो क्या सकारात्मक होगा उसके, सब बड़ा, उदाहरण क्या मतलब, कानून की नजर में सब बराबर है, मान के चलिए। अब महिलाओं का बॉडी स्ट्रक्चर पुरुषों का अलग रहता है, अगर रनिंग करवाएंगे महिलाएं पीछे रह जाएगी, वहां सब एक चलता है कि सब बराबर है कानून के सामने। मान के चलिए कि भारत में अगर आपका ये नहीं होता, क्या आरक्षण नहीं होता, विधि के समान संरक्षण नहीं होता, तो हम आरक्षण नहीं देते, क्यों, क्योंकि विधि के समक्ष समता है। तो कानून के सामने सब बराबर तो हो गए, लेकिन क्या जो बहुत वंचित है वो उनका क्या, हमने बोल दिया, क्या बोला कि एक पेड़ पे चढ़ जाओ सब। अब एक पेड़ पे चढ़ जाओ, मछली को लेके आ जाओ, मछली क्या चढ़ पाएगी पेड़ पे, क्यों, क्योंकि मछली तो बेचारी पानी में चढ़ती। लेकिन नहीं बोला, बोले नहीं, कानून के सामने सब बराबर है, मरी जाएगी। शेर को और कुत्ते को दौड़ा दिया, बोले जाओ, जो आगे निकलेगा वो जीत जाएगा। कौन जीतेगा, पहले तो कुत्ता खाए, शेर कुत्ते को खाएगा, उसके बाद डकार लेके भगाएगा, तो क्या होगा फिर। तो डोगेश भाई को डोगेश भाई के साथ दौड़ाओ, शेर को शेर सिंह को शेर सिंह के साथ दौड़ाओ। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण में ये फर्क है ना। उसके बाद हम देखे थे अनुच्छेद 15, ये अगर आप पढ़ेंगे ना, देखो आपको भी ऐसे ही रिवाइज करना है कि 2-4 मिनट में सब पूरी स्टोरी याद आ जानी चाहिए। और शॉर्ट नोट्स मैंने जितना बताया ना इतने ही बना लो, मैं जो बोला हूं अभी इतना ही लिख लो, आपके शॉर्ट नोट्स में आपको सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब 15 देखे थे हम, 15 में क्या है, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, क्लास यानी कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, किस आधारों पर, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। अब ये क्या है, और 15 के कितने भाग है, 6। 15 में क्या देखे थे हम, ये किसके खिलाफ मिला हुआ है, राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ, कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, पर विशेष प्रावधान कर सकती है। अच्छा, और समानता का मतलब एब्सोल्यूट समानता नहीं होता है, मतलब पूर्ण समानता नहीं होती। जैसे हमने क्या बोला अभी कि घोड़े के साथ घोड़े को दौड़ाओ, गधे के साथ गधे को दौड़ाओ, पर समानता क्या होगी कि सबको एक साथ दौड़वाओ, पर वो भारत में ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ST SC वालों की प्रतिस्पर्धा ST SC वालों से करवाते हैं और जनरल वालों की प्रतिस्पर्धा जनरल से करवाते हैं, इसलिए आई समझ। मैंने क्या बोला था, आप अगर ST SC में हो तो आगे जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते। तो ST के बच्चों की प्रतिस्पर्धा किससे, हमने आरक्षण दे दिया, ये आप ऐसे समझ आएगा। हमने आरक्षण देखा था जनरल, EWS, OBC, SC और ST। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी। देखो मान के चलिए 100 सीट आ रही है आपकी, 100 में से ST को कितनी है, 7.5, SC को कितनी है, 7.5, OBC को कितनी है, 27, EWS को कितनी है, 10, बच्ची कितनी, 40.5, ठीक 59.5 ये हो रहे हैं और 40.5 बची है। अब ये बताओ कि मतलब हम इसको 8-8 मान लेते हैं और इसको 38.5 मान लेते हैं,
और इसको 38 ही मान लो आप लोग। 100 सीट में से 8 सीट किसकी? एसटी की। तो अब उस 8 सीटों पर प्रतिस्पर्धा केवल एसटी के बच्चों की होगी। उन 8 में से एसटी के ही लोग नौकरी लग सकते हैं, जनरल ओबीसी एससी वाले नहीं लग सकते। एससी वालों का प्रतिस्पर्धा किसके साथ है? इन सीटों में। पर अगर ये एसटी का बच्चा टैलेंटेड है और जनरल इतने नंबर ले आए तो आगे जा सकता है ना। और ईडब्ल्यूएस की प्रतिस्पर्धा ईडब्ल्यूएस के साथ। जनरल मतलब सामान्य, सब सामान्य डब्बे में बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते आप, और रिजर्वेशन करा लिया तो आप अपना बैठेंगे। तो भारत में क्या है, ये है ना। तो विधि के समान संरक्षण भी और विधि के समक्ष समता भी है, दोनों सिद्धांत चलते हैं। और समानता का मतलब एब्सोल्यूट समानता बिल्कुल भी नहीं होती है कि सबको समान कर दो, है ना। लोग बोलते हैं ना, विधि के समक्ष समता समानता लिख रखा है लेकिन लोगों को आरक्षण दे रखा है, सरकार भेदभाव करती, क्यों करती है? क्योंकि सरकार, अच्छा, और इसमें यह भी लिख रखा है सरकार वंचित वर्गों के लिए, वंचित वर्ग कौन? महिला और छोटे बच्चे, उनके लिए क्या कर सकती? विशेष प्रावधान कर सकती। अच्छा, 15(2) देखे थे हम, ये किसके खिलाफ है? नागरिकों के खिलाफ। नलकूप, कुएं, तालाब और आपका सार्वजनिक स्थल, होटल, मनोरंजन के स्थान, मेले, इन जगहों पर कोई भी व्यक्ति आपके साथ भेदभाव नहीं कर सके। किन आधारों पर? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कास्ट। क्लास नहीं, अच्छा, क्लास और कास्ट में क्या फर्क है? जाति और वर्ग में क्या फर्क है? भारत में जातियों को 4 वर्गों में बांट रखा है, सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, लेकिन इन वर्गों को कास्ट में बांट रखा है। तो वर्ग एक बड़ा छाता है, उसके अंतर्गत ये ताड़ियां आ सकती है। वो ताड़ियां कौन? जातियां। वर्ग एक बड़ा छाता है, उसके अंतर्गत ये सब शामिल है। हमारे देश में कितने? केवल 4 वर्ग, लेकिन ओबीसी में लगभग 2700 जातियां हैं, लगभग 2700 3400 जातियां हैं। एससी में होगी बहुत सारी, 200-400 जातियां एसटी में होगी। तो कास्ट छोटी चीज है और क्लास बहुत बड़ी चीज है। एक क्लास के अंदर बहुत सारी कास्ट होती है। अब आप ओबीसी देखेंगे, ओबीसी में कुमाऊं भी होते हैं, सर भी ओबीसी में आते हैं, बहुत सारे आते हैं ओबीसी में, पाटीदार आते हैं, धाकड़ आते हैं, कितने आते हैं। और जनरल में, अब जनरल में देखेंगे बनिया आते हैं, मुसलमान में पठान आते हैं, राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, पुरोहित आते हैं, मिश्रा आते हैं, फंडा ने, डीमका, राज पुरोहित ने, सब अलग अलग आते हैं। एससी में भी अलग अलग आते हैं, एसटी में भी अलग अलग आता है। एसटी में कितनी जातियां? मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां? 43 है ना। दो देश में टोटल 705 जनजातियां, वो 705 ही जनजाति किस में आती है? एसटी में आती है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हम देखे थे कि 15(2) क्या देख रहे थे कि नागरिकों के खिलाफ मिला हुआ है। उसके बाद 15(3) क्या देखा था हमने? सरकार स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसके लिए क्या करा आपने? दहेज प्रथा अधिनियम लेकर आ गए, बालक के लिए चाइल्ड संरक्षण अधिनियम लेकर आ गए कि छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। 15(4) में हम क्या देखे थे? 15(4) में क्या है कि ये अनुच्छेद 15(1) व 15(2) का अपवाद है, क्योंकि 15(1) और 15(2) में क्या लिख रखा है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जन्म, जाति, मूल वंश। 15(2) में लिख रखा है नागरिक किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 15(4) में सरकार ने दे दिया, क्या दे दिया कि सरकार किसके लिए? एसटी और एससी के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, जिसे सामान्य भाषा में आरक्षण बोला जाता है। या और अगर हम डीप जाए तो ये केवल राजनीतिक आरक्षण की बात कही गई है, किसमें? 15(4) में। और कुल मिला के आरक्षण की दे दी, लेकिन जब 16 पढ़ेंगे ना हम अभी, तो 16 में पूरा लिख रखा है किसके बारे में? शैक्षणिक आरक्षण। 15 में राजनीतिक आरक्षण की बात की, विशेष याद रखें आप। और ये जो आरक्षण आपने सुना होगा कि 10 साल के लिए आरक्षण मिला था, 10 साल कौन सा आरक्षण? केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन। कौन सा? केवल राजनीतिक आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण के टाइम लिमिट की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन लोग आपको भीड़ बनाएंगे क्या बोले देखो। अब अगला हम देखे थे 15(5) में क्या था आपका? 15(5) में जो हायर इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब हमने आपको उदाहरण क्या दिया था? एएमयू, जेएमआई, इनको छोड़कर, एएमयू का फुल फॉर्म क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इनको छोड़कर जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है ना, उनको छोड़कर कोई सा भी कॉलेज हो, कोई सा भी स्कूल हो, वहां पर आरक्षण मिलेगा पिछड़ा वर्ग को, एससी को, एसटी को। उसके बाद हम देखे थे 15(5). 15(5) में क्या था आपका? हाँ, 15(5), 15(6) ईडब्ल्यूएस। अच्छा, और शुरू में सरकार ने क्या बात कही गई थी? संविधान में क्या बात कही गई थी कि केवल 2 आधारों पर आरक्षण मिलेगा, केवल शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण की बात नहीं की गई थी। लेकिन संयोग क्या बना? सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके हमें क्या दिया?
ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया, तो एक नया क्लोज जोड़ा 15(3). अब हम देखेंगे अनुच्छेद 16, लिखेंगे आप आर्टिकल 16। बस आप रोज बैठ के रोज बोले रोज ये पढ़ा रहे, रोज जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ाऊंगा। 16 लिखे, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अच्छा, लोक नियोजन मतलब क्या होता है? जॉब्स, कौन सी? गवर्नमेंट जॉब। लोक नियोजन जो पब्लिक सर्वेंट रहता है ना, लोक नियोजक है ना, पब्लिक सर्वेंट। तो अवसर की समानता, अवसर की समानता मतलब हर व्यक्ति को क्या मिलेगा? बराबर बराबर मौका मिलेगा सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरी में क्या मिलेगा? बराबर मौका मिलेगा। पर सरकार या संविधान क्या कर सकता है? वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जिसे कि 16(4) में क्या 16 में लिखा गया है, क्या है आगे बताएंगे आपको। तो देखो, इस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया था। क्या लिखा गया है कि इस मूल अधिकार, कुछ अपवादों का भी, अपवाद भी है इसमें, कि अवसर की समानता तो मिलेगी, लेकिन वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, आपकी कॉपी मिल गई, विशेष प्रावधान भी कर सकते हैं। कॉपी कहां जा सकती है ना? अच्छा, और आर्टिकल 16 केवल भारत के लोगों को मिला है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम। 15 किसको था? 15 किसको था? दोनों को था। समता समानता का नहीं, 14 सबको था, 14 सबको था, 15 केवल नागरिकों को था। अब 16 भी किसको? केवल नागरिकों को है। किसको है? केवल। नागरिक का मतलब क्या होता है? जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो देखो, लोक नियोजन के कुछ अपवाद है। अब इसका 16(1) लिखेंगे आप। ये देखो, 16 केवल लोगों के लिए, केवल नहीं, केवल नागरिक के लिए। 16 किसके लिए? केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। वही तो लिखा है, वही तो बताए। 14 था सबको, समता समानता का अधिकार सबके लिए था। 16 भी केवल नागरिकों के लिए। हाँ, 15, 16, 19 और आपका 29, 30 और 25 से 28 ये केवल नागरिकों को, बाकी सारे अधिकार सभी को है ना। क्योंकि गिरफ्तारी के संरक्षण में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका समता समानता का अधिकार, आपका जीवन का अधिकार, आपको मतलब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये सभी लोगों को दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सभी लोगों को दिया गया है। हम आपको बता देंगे आगे जाकर। अब इस 16 के भी कितने भाग है? 6। 16 कितने हिस्से हैं? 6। कितने हिस्से? तो 16(1) लिखेंगे आप। 16(1) लिखें। 16(1) में है जो सेवा है ना, कौन सी? राज्य के अधीन, मतलब सरकारी नौकरी। योग्यता के आधार पर समानता। इसका मतलब ये होता है समानता या अवसर की आधार पर अवसर। एमपीपीएससी की एग्जाम आई, 10 पोस्ट निकली, तो अब ये 10 पोस्ट सभी वर्गों के लिए निकलेगी। पूरे देश से या पूरे प्रदेश से कोई भी व्यक्ति जीत सकता है, पर क्या कंडीशन है? 21 साल का होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। योग्यता के आधार पर अवसर की समानता। बोले 15 साल का बच्चा आ गया और 12वीं पास करा हुआ आ गया, 8वीं पढ़ा हुआ, बोले मैं भी डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, तो नहीं बन सकता। किस आधार पर समानता में? योग्यता के आधार पर समानता। कि अगर किसी, ये बंद हो जाए बताना, अगर किसी जॉब में कोई विशेष चीज चाहिए होती है कि जैसे इंजीनियरिंग करने, इंजीनियरिंग करने के लिए 12th में मैथ्स होनी चाहिए, आर्ट्स वाले इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। तो ये योग्यता होनी चाहिए आपकी, है ना। एमपीपीएससी देने के लिए मिनिमम 21 साल उम्र होनी चाहिए, तो ही होनी चाहिए। तो 16(1) बस इतना सा लिखा है कि योग्यता के आधार पर सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। बोले उसमें योग्यता नहीं है तो फिर उसको वंचित किया जाएगा उससे। जो 21 साल का नहीं बच्चे, क्या अब डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए क्या है आपकी योग्यता? डिप्टी ये आपका ग्रेजुएशन प्लस
21। लेकिन डीएसपी बनने के लिए क्या आपका फिजिकल भी चेक करेंगे कि आप दौड़ पाते हो कि नहीं दौड़ पाते हो, आपकी आंखों में दिक्कत तो नहीं है, आपकी ये सारी चीजें तो नहीं है ना, मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, ये सब। बाकी चश्मा लगा हुआ है तो भी दिक्कत हो सकती है ना। चश्मा लगाने से दिक्कत नहीं होती, अगर चश्मे लगा हुआ और आपके 6/6 में दिक्कत है तो दिक्कत होती है ना। बहुत सारे चश्मे लगे हुए डीएसपी भी रहते है ना, और एसपी भी रहते हैं। अब हर नौकरी की अपनी एक क्या है योग्यता है ना, वो अलग अलग तय करते हैं। अब अगला लिखेंगे, जैसे अभी एक वैकेंसी आती है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, एआरओ। उसमें क्या है, आपका इकोनॉमिक्स से एमए करी हुई होनी चाहिए, स्टैटिक्स से एमए करी हुई होनी चाहिए। तो उसमें मैं तो दे नहीं सकता, मैंने भी एमए कर रखी है, मैं नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि उसकी एक योग्यता है, वो मुझे पास करनी पड़ेगी। जैसे अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई थी एमपीपीएससी में, तो उसके लिए क्या चाहिए था, आपको फूड टेक्नोलॉजी से या बीएससी करा हुआ होना चाहिए था, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके आप वो एग्जाम दे पाते थे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका एक तो मास्टर होना चाहिए, प्लस नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए। बोले हमने मास्टर कर रखा, नेट सेट नहीं है, तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसकी मिनिमम योग्यता है। तो 16 में क्या लिख रखा है, 16 में लिख रखा है नौकरियों में समान अवसर। अब इसको जस्टिफाई करा हमने, तो पहला, सभी को बराबर बराबर मौका मिलेगा अगर समान योग्यता रखते हैं तो। अब लिखिए 16(2), 16(2). सेम 15 में लिख रखा था ना, वही लिखे है ना। किसी भी व्यक्ति के साथ सरकार धर्म, जाति, मूल वंश, वंश क्रम, जन्म स्थान या निवास स्थान या इनमें से किसी आधार पर, ये देखो इसमें निवास स्थान भी आ गया, जन्म स्थान भी आ गया और वंश क्रम भी आ गया है, नई चीजें जुड़ गई इसमें ना। पहले तो 4 था, इसमें 7 हो गई। क्या है, राज्य के अधीन केवल धर्म, मूल वंश, जाति, वंश क्रम, जन्म स्थान या निवास स्थान। आपने देखा होगा ना कि मैं जैसे हिमाचल प्रदेश अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो मेरे ना तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ना जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। जैसे अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, तो राजस्थान से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, सब जगह से एग्जाम देने आते हैं लोग। तो देखो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 7 आधारों पर राज्य सरकार भेदभाव नहीं करेगी, नहीं करेगी। बाकी दूसरे आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि शारीरिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, ये चीजें। शैक्षणिक मतलब हमने बताया ना, एमपीपीएससी के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, एमपी पुलिस के लिए 10वीं चाहिए, तो ये तो इन आधारों पर भेदभाव तो नहीं किया जा सकता। बोले फिर आरक्षण, वो बताएंगे अभी आगे, वो बताएंगे ना आपको। तो क्या लिखेंगे आप, हाँ, जैसे तकनीकी योग्यता, तकनीकी क्या बताया अभी, एआरओ के लिए क्या चाहिए, स्टैटिक्स में मास्टर चाहिए आपको या इकोनॉमिक्स में मास्टर चाहिए, तो वो तो आप पूरी करेंगे तब। जैसे अभी आईटीआई प्रिंसिपल बना, तो उसके लिए आपको पास जो क्वालिफिकेशन थी होनी चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की एग्जाम निकली, तो उसमें आपकी इंजीनियरिंग होगी, बीई होगी, तभी आप दे पाएंगे। बोले नहीं मैंने बीए कर रखा, मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं बन सकते, है ना। तो शैक्षणिक आधार पर, अच्छा आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्या बोले किसी के साथ पैसे लेंगे हम, या पैसे वाला होगा वही एग्जाम देगा, पर फीस में उसको कंसेशन दिया जा सकता है। जैसे आप जनरल की फीस 100 रुपए रख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 90 रख सकते हैं, ओबीसी की 80 रख सकते हैं, एससी की 70 रख सकते हैं और एसटी की 50 रख सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है, फीस वगैरह अलग की जा सकती है। अब अगला लिखिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या करा, सबके लिए 700 रुपए, सारे वर्ग, महिला पुरुष विडो विडो सबको 700 रुपए, है ना। कहीं कहीं क्या होता है, बहुत सारी एग्जाम ऐसी होती है जहाँ पर एसटी एससी को, महिलाओं को पैसे नहीं देने, विडो को पैसे नहीं देने हैं, तलाकशुदा को पैसे नहीं, तलाकशुदा मतलब विडो ही होता है ना, हाँ विडो, हाँ विडो मतलब विधवा, तलाकशुदा मतलब परित्यक्ता बोलते हैं उसको, परित्यक्ता भी अलग होता है। परित्यक्ता क्या होता है, पति ने छोड़ दी, हाँ छोड़ दिया पति ने, घर के भी नहीं घाट के भी, हाँ तो ढक्कन नहीं है, खटक रहा है वो मतलब मेरे भी खटक रहा हूँ कि बार बार दिख रहा है। चलो, तो हमने क्या देखा, 16(2), 16(2) में इन 7 आधार, अब याद रखेंगे आपकी 15 में क्या है, 5, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, सॉरी मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन एक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या
जन्म स्थान, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें 2 और जोड़ दिए, कौन से? एक तो वंशक्रम और एक निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखेंगे आप, अगला लिखिए 16(3). अच्छा, भाषा के आधार पर भी क्या किया जा सकता है? भेदभाव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऐसे किया जा सकता है कि आपको कोई सी ऐसी एग्जाम है, एग्जाम का नाम हो सकता है आपको एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये मान के चलिए इंग्लिश में ही हो सकती है, या बहुत सारी ऐसी एग्जाम होती है जो केवल इंग्लिश में होती है। अब इंग्लिश लिटरेचर की एग्जाम इंग्लिश में ही होती है, वो इंग्लिश में कर सकते हैं आप, क्योंकि उसकी डिमांड इंग्लिश है ना। जैसे आपको आईएफएस बनना है तो आपका इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें, तो भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। अब अगला लिखेंगे आप 16(3) 16(3). अच्छा, अब इसमें लिख रखा है 16(3) में कि जो संसद एक कानून बना सकती है किसके लिए? जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में रह रहे, दूसरी जगह निवास कर रहे उनसे समझ। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि जो बाहर के लोग हैं ना उनको भी बराबर बराबर मौका मिले। क्या लिख रखा है कि यह प्रावधान संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में निवास संबंधी। अच्छा, निवास संबंधी शर्त का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, जैसे कि 100 सीटें निकली तो 95 सीटें अपने यहाँ के लिए कर सकते हैं, 5 सीटें आप ओपन रख सकते हैं, है ना, वहां के लोगों के लिए। क्योंकि मान के चलिए अब एमपी को आप एमपीपीएससी की तैयारी का अगर आप कर रहे और आप एमपी के, ये तो आप बेहतर समझोगे एमपी को बजाय कि कोई राजस्थान का, तो आप अपने राज्य के लिए सीटें आरक्षित कर सकते हैं। ये या ये वैकेंसी उसी के लिए रहेगी, पर कुछ सीटें ओपन भी रखना पड़ेगी आपको। जैसे राजस्थान में 5% सीटें दूसरे के लिए, कि 5% दूसरे लोग आ सकते हैं, बाकी 95% राजस्थान की है। तो ये अधिकार किसे? संसद को है, राज्यों को बिल्कुल भी नहीं। मौलिक अधिकारों में उंगली करने का राज्यों को अधिकार है ही नहीं, खत्म बात। तो संसद विधि बना सकती है किससे संबंधित? निवास संबंधित। अब निवास संबंधी का आपको उदाहरण क्या दिया कि सरकार ये कर सकती है कि इतनी सीटें लोगों के लिए रहेगी, इतनी सीटें बाहर वालों के लिए रहेगी। अच्छा, ये 15(2) का अपवाद है। 15(2) में क्या लिख रहा है? निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। पर इसका मतलब ये है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव इसलिए करते, जैसे हमारे यहाँ पर एक एरिया होता है राजस्थान में टीएसपी। टीएसपी सुना? ट्राइबल सब प्लान प्रतापगढ़ है। जो व्यक्ति प्रतापगढ़ का है, वहां की अगर जनरल की कट ऑफ जाएगी 100 तो प्रतापगढ़ की कट ऑफ जाएगी 70। और वहां के एरिया को, वहां जनरल ओबीसी भी चलता है और टीएसपी एरिया भी चलता है। ट्राइबल सब, वहां जनजाति मुख्य प्रदेश, जैसे बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, आपका प्रतापगढ़ हो गया, जैसे उदयपुर का कुछ हिस्सा हो गया, ये सब टीएसपी में आते हैं। और यहाँ पे नौकरी की कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो अच्छी खासी कम जाती है। तो हमने भेदभाव कर दिया किस आधार पर? निवास स्थान के आधार पर, कि यहाँ रह रहे इन लोगों को कम नंबर लाना है। क्यों करा? क्योंकि वहां पर एजुकेशन था नहीं। अब वहां पर दूसरे लोग जा रहे थे तो वहां के लोगों का तो विकास नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या करा, बोले यहाँ के लोग ही आएंगे। अच्छा, वहां की नागरिकता भी नहीं ले सकते आप, बांसवाड़ा जाएंगे ना तो आप वहां के व्यक्ति नहीं बन सकते। आपकी मतलब मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है तो वहां के, हाँ, लेकिन जैसे आपकी दीदी की शादी करी, अब उनके बच्चे हो गए तो उनके बच्चों का सर्टिफिकेट वहां का बनेगा। जो वहां पैदा हो रहा है उसका, शादी करके जा रहा है उसका भी नहीं बनेगा वहां का, नहीं, वो जनरल में ही आएगा, उसका भी नहीं बनेगा। उनके बच्चों का, क्योंकि उसका बाप तो वहां रह रहा है ना, पिताजी, और फिर माता पिता में से कोई एक रहना चाहिए, तब नागरिकता मिलती है, तो मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा है। अच्छा, वहां ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल लोग हैं। अच्छा, उनका विकास नहीं हो रहा, लोग पढ़ते नहीं, तो उनको प्रोत्साहित देते, बोले आप कम नंबर आओ, नौकरी में तो आओ। अच्छा, नौकरी में आएंगे तो क्या होगा? ये क्यों करती है सरकारें? हाँ, वो अपनी बात रख पाएंगे, अपने समाज को आगे ले जा पाएंगे। मान के चलिए आप गांव में लग गए, नौकरी लग गई, तो फिर क्या होगा कि आप अपने गांव वाले बच्चों को बताएंगे, आपके गांव का भला करने सोचेंगे। आपके गांव में नौकरी नहीं है, सब काम पे जाते हैं, फिर आप भी काम करेंगे। तो एक व्यक्ति अगर नौकरी लगेगा तो फिर समाज में आपसे प्रेरणा मिलेगी लोगों को, इसलिए, है ना। अब ये केवल कौन बदलाव कर सकता है? संसद। ये हम बताए ना आपको, केवल मौलिक अधिकारों में उंगली करने का अधिकार किसे है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, दूसरों को नहीं। तो ये हो गया 16(3) निवास स्थान। इसका उदाहरण क्या दिया हमने? टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान। एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन है, टीएसपी लागू करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य? मध्य प्रदेश। लिखो, टीएसपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य एमपी है। जनजातियों के लिए उपयोजना, जनजाति उपयोजना,
हाँ, जनजाति उपयोजना, टीएसपी मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइबल सब प्लान, हिंदी में बोला जाता है जनजाति उपयोजना। मध्य प्रदेश पहला राज्य है, टीएसपी एरिया एमपी में लागू हुआ है ना, इसको डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। टीएसपी लागू करने वाला एमपी पहला राज्य बना। अब 16 3 हो गया पूरा 16 है, 3 हुआ, 2 में क्या लिख रखा है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। हमने तो ये बताया था कि 16 2 का अपवाद है, ये बताया था ना अभी, 16 4 16 4। यहां बात कही गई विशेषकर क्या, इन तीनों का अपवाद क्या है। हाँ, इसमें राज्य को क्या शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े वर्गों की, पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां पदों के लिए आरक्षण, कुल मिला के सीधी सी बात इतनी है, आरक्षण क्या है 16 4 में, लोक नियोजन में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज, रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज। अब उसका क्राइटेरिया क्या है कि ये जो लोग हैं, सरकार आरक्षण का प्रावधान करेगी, किसके लिए करेगी। आप सीधा ये लिख सकते हैं 16 4 अनुच्छेद, क्वेश्चन अगर अनुच्छेद 16 4 में क्या है, तो लोक नियोजन में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज। अब 16 4 को लागू करवाने के लिए क्या क्या योग्यता, समझ आ रहा है कि मेरे, आ रहा है ना, हाँ नहीं आए तो बता देना, ठीक, घबरा जाओ तो बता देना। अब इसे लागू करने की क्या क्या शर्तें वो देखेंगे। तो पहला क्या है, वह पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, किस आधार पर, शर्तें क्या लागू करने के लिए, सामाजिक, शैक्षणिक, सामाजिक शैक्षणिक, और बाद में क्या जोड़ा, आर्थिक भी जोड़ दिया, नहीं हाँ आर्थिक बाद में जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ईडब्ल्यूएस दिया ना हमें, 103वां संशोधन 2019, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। देखो, तो मूल संविधान में किस आधार पर भेदभाव की समाप्ति की बात कही गई थी, 2, सामाजिक और शैक्षणिक। लेकिन गवर्नमेंट ने 2019 में आर्थिक आधार पर भी क्या कर दिया है, आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। तो अब हम देखें कि 16 4 में लिख रखा है लोक नियोजन में आरक्षण, आरक्षण लोक नियोजन में किस आधार पर देंगे, आरक्षण का मतलब होता है भेदभाव, सीटें आरक्षित की जा सकती है, क्यों की जा सकती, क्योंकि बैकग्राउंड इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। बैकग्राउंड इनइक्वालिटी क्या होती है, हम आपको बताए थे कि एक बच्चा 15 सालों 20 सालों तक उस खराब परिस्थिति में पढ़ के आया और एक बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में पढ़ के आया, तो उस स्थिति को आप एक साथ दौड़ा दोगे उनको, तो वो कभी भी, वो जो बच्चा पीछे रह के आया वो आगे नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए सरकारें क्या कर सकती हैं, मान के चलिए इसका एक और एग्जाम्पल चलता है सबसे अच्छा, किसका, आरक्षण वाले का। क्या आपके घर में 2 बच्चे, 2 भाई बहन है आप, अब एक बच्चा है बहुत दुबला पतला, बहुत दुबला पतला, और एक हट्टा कट्टा मेरे जैसा, है ना। अब दूध है आपके घर में, आधा किलो दूध आता है, अब मम्मी की नैतिक जिम्मेदारी है कि 250-250 ग्राम दोनों को पिलाए, पर मम्मी करती है क्या, 350 ग्राम दूध पिला देती है वो जो पतला है उसको, और 150 ग्राम पिला देती है जो मोटा है उसको। तो मम्मी भेदभाव नहीं कर रहे हैं क्या, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पतला बच्चा है, जो दुबला बच्चा है, वो भी आगे बढ़ जाए, जब दोनों आगे बढ़ जाएंगे दोनों को बराबर दूध मिलेगा। जब माँ बाप हमारे साथ, या कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है तो उसको क्या करेंगे, उसको बड़े बड़े उद्देश्य देंगे। कोई बच्चा जो बहुत डप्पू बच्चा है, जो पढ़ता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने तो होमवर्क ही कर ले, तो स्कूल ही चला जाए, तुझे दिला देंगे। तो उसके लिए भेदभाव करते क्या नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा बोला 80% नहीं बने तो तुझे फोन नहीं दिलाएंगे, और जो नहीं पढ़ने वाला बोला 10वीं पास होना अपने कहीं भी करेंगे, फोन देवार देंगे, है ना। तो अब ये भेदभाव तो माँ बाप भी करते, क्यों करते, क्योंकि समानता आ जाए। जब घर में भेदभाव किया जा सकता है, सरकार अपने लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकती। जो एसटी एससी और वंचित वर्ग, हमारे महिलाएं जो हैं समाज में वंचित हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रावधान कर सकती है। लेकिन मान के चलो मम्मी ने दूध पिलाया बच्चों को, लेकिन वो भी खिलाड़ी निकल गया, वो मोटा बन गया और इसको मार रहा है छोटे भाई को। तो सेम यही, अब जो कुछ ही घर ऐसे हैं
जहां आरक्षण का फायदा मिल रहा है। बाकी अधिकांश लोग बेचारे जो गरीब है वो गरीब ही हैं, क्योंकि बच्चे तैयारी में ही नहीं आ पा रहे। और अच्छा, एक मैंने बताया था उदाहरण के 1-2 घर ऐसे हैं जिनकी नौकरियां लग गई तो वो आगे बढ़ेंगे, उनका पूरा खानदान सही हो गया। पर जो विद्यार्थी जिनको वास्तव में मिलना चाहिए उनको अभी तक, ठीक, तो अब ये बताया आपको। तो पहला आधार होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक। अब मैं आपको बताऊं, कल पेपर दे के आया हूं, उस पेपर में क्वेश्चन पिछले 5 क्लास पढ़े उसमें से कितने आए। पहला क्वेश्चन आया था कि एसटी एससी के लिए अलग से आयोग कब बनाया गया, किस संशोधन में बनाया गया, एसटी एससी का आयोग कब अलग कर दिया गया, बताओ। एसटी और एससी का आयोग कब अलग, पहला तो 65वां देखा था, एसटी और एससी के लिए एक आयोग बनाया गया। फिर हम देखे थे 89वां 89th अमेंडमेंट, उसमें दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन था कि किसने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल का है, अर्ध संघी का है, एमपीपीएससी मेंस में आया था और मैंने बताया था केसी वेयर। एक क्वेश्चन था कि भारत में नागरिकता कितने प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है, रजिस्ट्रेशन, फलाना, ढिमका, वो चार। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में किस आधार पर भेदभाव की समाप्ति की गई, एज इट इज लिखा था, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें लिख रखी थी। एक और क्वेश्चन क्या था आपका, अरे यार क्या, 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पढ़ाए, अभी पढ़ाए आपको, 10-15 दिन में पढ़ाए होंगे। नीति आयोग, हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, उक्ति बातें भी बोलता हूँ मैं, लेकिन एग्जाम में आता है वो ज्यादा बोलता हूँ। नीति आयोग का क्वेश्चन आया 2 जगह है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, या नीति आयोग कब बना, या नीति आयोग किसकी जगह बना। अच्छा, एक और बताया था ना आपको यार, क्या बताया था, जो बताया था वो डायरेक्ट आया यार। अरे अच्छा, और 100 क्वेश्चन आए ना, 100 में से 10 क्वेश्चन तो पैसेज का है, 90 क्वेश्चन, 90 में से 90 क्वेश्चन मेरे नोट्स में, 90 के 90 क्वेश्चन मेरे नोट्स में। एक आध क्वेश्चन वाले जो स्टेटमेंट है वो नहीं होगा, बाकी सारे क्वेश्चन नोट्स में। और क्वेश्चन नोट्स कितने पेज के होंगे, 10-20 हजार पेज के तो होने चाहिए नोट, तभी पूरा पेपर आता है। नहीं, मैंने बना रखी नेट के लिए, तो 5-7 हजार पेज के तो नोट्स होंगे, तभी तो इतने क्वेश्चन आए। केवल 100 पेज के भी नोट्स नहीं है, कम से कम 70 से 80 हजार लोगों ने केवल पॉलिटिकल, यूं तो ओवरऑल तो 10-12 लाख फॉर्म भरा है नेट में, पर पॉलिटिकल साइंस के 80 हजार लोग होंगे, उसमें से अधिकतम 1,000 लोग पास होंगे, 1,000 भी नहीं होंगे, अब बहुत जल्दी आएगा। तो अब ये है, तो मैंने ये कैसे करा है, ऐसे अद्भुत नोट्स कैसे बना लिए, मैं बात करके आया क्या एनटी वालों से, नहीं, मैंने एक तरीका अपनाया, वो आपको अपनाना है। मैंने इतने क्वेश्चन लगा लिए, इतने क्वेश्चन लगा लिए कि अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मेरे से बाहर जाए। इतने क्वेश्चन लगाओ आप, इतने क्वेश्चन लगाओ कि आपको लगे अरे ये तो मैंने देख लगा, अरे ये तो मैंने देख। अब मैं, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, या घर पे रोज टेस्ट लगा तो ऐसा ही लगा टेस्ट ही लगा रहा हूँ, कोई लोड नहीं। इस प्रकार से आपकी तैयारी हो जानी चाहिए कि आपको मजा लगे। अरे बोले ये, हंसी आ रही थी, मैं क्वेश्चन देख रहा, अरे अरे संशोधन के क्वेश्चन आ रहे, मतलब पेपर आएगा अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं फोकट बात नहीं बोल रहा हूँ, बोले बताए थे नहीं, पेपर अभी ऑनलाइन था तो दिखता नहीं है सीधा है ना। जब 2-4 दिन में आंसर की रिलीज होगी 1 तारीख बाद, तो हम आपको बताएंगे देखो ये क्वेश्चन है। तो ये चीजें आपकी हो सकती है अगर आप अच्छी मेहनत करें तो। एक और क्या क्वेश्चन आए थे, अरे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आईसीटी में भी, जेपी ने पी मैंने पढ़ा रखा भैया ये सब। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना हम बता रहे हैं उतना याद कर लें, पढ़ लें, और एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाए, अपना 1% भी मत लगाओ आप एक्स्ट्रा दिमाग, जितना पढ़ा रहे उतना ही कर लो बस, है ना। और एक और बात, लोगों को खुश रखने के लिए जीवन में कभी कुछ नहीं करना है। मैंने स्टेटस लगाया, कम से कम 3 से 4-5 लोगों का मैसेज आया होगा, आपकी इतनी औकात है, 250-300 लोग स्टेटस देखते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मरो, मौसर में जाओ, मसाना में जाओ, कुछ भी करो, तो हम क्यों दूसरे का सोच रहे हैं कि इनके लिए नौकरी लगा ले, इनको बता दे, इनका कोई फायदा, किसी को कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो कोई फायदा नहीं। इतनी सी औकात है आपकी, सोच लो आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने बच्चे जुड़े हुए, 5 लोगों का जवाब आया होगा, 5 भी कौन, मेरे बचपन का दोस्त, 2-3 लोग तो ऐसे थे जो मेरे से यूट्यूब से जुड़े हुए, उनका आया कि बोले सर आपको कुछ हुआ तो नहीं, बाकी
सबने स्टेटस देख लिया। आपकी इतनी इज्जत हम फिर किसके लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम? कि ये अच्छा बोलेंगे, क्यों बोले? भाड़ में जाए वो, सीख लेना है आपको। आपसे कोई किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हम सोचे ना बोलो ये तो क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे कुछ, इसलिए लोड नहीं लेना, सब फोकट लोगे, है ना? अब अगला देखेंगे आप, 16/4 मर भी जाओगे ना आप 2 दिन लागने के अच्छा था ना खत्म, बस इतनी औकात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, खत्म पिक्चर थी। 2 दिन में सब दुनिया किसी के जाने से, किसी के आने से रुकती नहीं। हाँ, यही बात है। क्यों हम सोच रहे कि ये कर लेंगे, इनको सोच रहे हैं। तो हम अपना सोचे, अपने तरीके से जीवन जीना है, ना कि दूसरे के तरीके से। बोलो उन्होंने बोल दिया कि लड़कियां तो जीन्स नहीं पहनती, तो नहीं पहने यार, वो क्या बोलेंगे, बाहर में जाए वो। मैं बताता हूँ ना आपको, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। एक कहावत है, टेकड़ो पाल लो, मिनके पाल लो, पर मुगालदा मत पालो। तो 90% लोग मुगालते बोले अरे यार ये क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगी क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ भी। मैं क्या बोला, आप क्या कर रहे हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध हो गई। कलेक्टर भी बन जाओ हो, कई बात, कई बड़ो काम कर दो, कतरा ही बने, नहीं बने हो कतरा ही फोकटे रहे, कई कर लो। आप क्यों कर रहे हो लोगों के लिए? क्यों सोचते हैं? हम अपना सोचे, अपने अपने जुड़े हुए लोग उनका सोचे, 2-4 लोग ऐसे रहते हैं जो आपका बहुत सोचते हैं, बाकी तो कोई मतलब नहीं भैया, सब फोकड़ बातें हैं, है ना? चलो अब अगला लिखेंगे आप, 16/4 पहला आधार क्या है? शर्तें, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, मतलब और वर्तमान में क्या जोड़ दिया, आर्थिक आधार पर जोड़ दिया कि आर्थिक आधारों पर भी। अच्छा, और एक और आधार है कि पहला आधार हो गया ना, क्या है? इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, इस आधार पर आरक्षण किया जा सकता है, किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। दूसरा आधार है आपका, राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। मान के चलिए यहाँ पर एक क्लास है, इस क्लास में सारे लड़के, लड़की है ही नहीं, तो फिर लड़कियां नौकरी में कैसे जाएगी? लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। तो अगर किसी वर्ग का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का, अगर सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है, आप देखें कितने आईएएस एससी के, कितने एसटी के, हाँ कितने, कंपटीशन नहीं, कितने लोग नौकरियों में है। अगर राज्य में एससी के लोग नहीं है तो एससी को बढ़ावा देगी, एसटी के लोग नहीं, एसटी को बढ़ावा देगी, है ना? तो क्या करेंगे हम, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिला है किसको, किसी भी वर्ग को, तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अब एक और बात लिख रहे कि जो पिछड़ा है ना, पिछड़ा, इस पिछड़ा को क्लियर नहीं किया गया संविधान में कि पिछड़े का मतलब क्या है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ये पिछड़ा किसे कहेगा, ये कहीं नहीं लिख रखा पिछड़ा कौन होता है। पिछड़ा जिसे सरकार माने, जो माने वो, और ये जो 340 है ना आर्टिकल 340, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, एमपीपीएससी 2025 का क्वेश्चन है ये। और अगर आप देखें पेपर तो बोलो बोलो यार ये तो आया हुआ है, ये कहीं लिख रखा था, लिख रखा है ना? मेंस, इसलिए अगर आपकी मेंस अच्छी है ना तो प्री की तैयारी की जरूरत नहीं है, बस प्री के क्वेश्चन लगाओ, पूरा पेपर देखो, जितना पढ़ा रहे एक क्वेश्चन देके प्री में बाहर जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं जाए, एक भी क्वेश्चन, है ना? हाँ, तो क्या, अच्छा वो भी आया था, कल ही बता रहा था ना मैं, कल कि वो AK गोपालन केस, निकेशवानंद भारती केस, उनको जमाने से आया था कि उनको क्रम वाइज जमाइए। एक गोपालन केस आया, सज्जन सिंह केस कब आया, मैंने लिख रखा, मैं बता रहा था कि देखो ये इतनी सी जगह मैंने लिख दिया एज इट इज वो, और वो 5 केस थे, पांचों में से आया क्वेश्चन। अटेम्प्ट 150 में से 150, देखो माइनस मार्क, हाँ मेरे सब्जेक्ट में मेरे 100 में से कम 85 बन जाएंगे, 80 से 85 सही हो जाएंगे मेरे सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, है ना? 7-8-10 क्वेश्चन ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन गलत हो गए हैं, है ना? बाकी पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन है तो उसमें से केवल मुझे 4 क्वेश्चन ऐसे आते थे जिनका मुझे एग्जैक्ट जवाब पता था, 50 में से 4 ऐसे आते थे जिनका मुझे एग्जैक्ट जवाब पता था, बाकी सब बी लगाए मैंने, सबका बी, क्योंकि इतना इतना डिफिकल्ट हवा नहीं लगी, किसी की हवा नहीं लगी। अच्छा, पेपर सेकंड भी बहुत डिफिकल्ट था, पर वो स्टैंडर्ड पेपर था, वो पेपर सेकंड पॉलिटिकल, देखो यूजीसी नेट, हाँ 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट में, एक तो पेपर फर्स्ट होता है
और पेपर सेकेंड होता है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन आते हैं। ये आपके सब्जेक्ट का रहता है। सब्जेक्ट मतलब जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, इतिहास से एमए किया है, तो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। और इसमें 10 यूनिट आती है। इस 10 में क्या आता है पता? मैथ्स, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, 5 नंबर के, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद आता है आपका जीके। कुल मिला के 10 यूनिट आती है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर में तो ऐसा क्वेश्चन आया था, हमें लगी हुई न्यूमेरिकल आए थे, बनाना नहीं आता, वही छोड़ रखा मैंने, वही है। मैथ्स ऐसी आई क्यों, बहुत सारे मान दे दिए, बोले इसमें छोटा बड़ा कैसा है, बताओ भी लगाओ। देखो देखो, और 5 तो पैसे जाए थे, 5 तो सही हो गए, और 4 नो, मतलब 10 क्वेश्चन, और 10 तुक्के लग गए, 20 हो गए अपने। और पिक्चर से इधर 105 में जा रहा हो सकता है अगर इतनी कट ऑफ गई तो, पर इसमें मेरे 30 हो जाए, कब से जा रहे हो जाए। ये सेकंड पेपर भी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा था। एमपीपीएससी में सी लगाना है, एमपीपीएससी में सी लगाना है, मेरे यूजीसी नेट में बी चलता है। हाँ, आप नहीं लगा सकते, पर देखो 1/4 माइनस मार्किंग हो तो लगा सकते, बाकी यूं नहीं लगाना है। मेरे तो माइनस मार्किंग थी, कटेंगे थोड़ी, क्या आया तो आया, नहीं तो भर। बहुत सारे का ऑप्शन सी रहता है, इधर बहुत सारे का बी रहता है, ऐसा ऐसा कोई ये सिद्धांत प्रूफ नहीं है, पर मैंने अभी तक ऐसा ही करा। और एक और हमारे 5 डेटा इंटरप्रिटेशन आई, तो उसमें क्या करा, 2 में बी, 3 में सी, शुरुआत के 2 में बी, आखिरी 3 में सी। उसमें भी मेरे दोस्त के हर बार कभी 3 हो जाते थे, कभी 4 हो जाते थे, मेरे भी कभी 3 कभी 2 ऐसे। कुछ नहीं आया उससे भला। हाँ, नहीं है मेरे साथ, एक बार 15 में से 14 गलत हुए, ऐसा भी होता है। हाँ, ये भी बता दूं मैं, एक बार ए आ गया सबका आंसर, लो पिछली बार सबका आंसर ए आ गया, जो बी लगा। देखो, जिसने ए लगाया ना, उसके 20 में से 13 सही हुए, जिसने बी लगाया उसमें 20 में से 2 सही हुए, और जिसने सी लगाया उसके 20 में से 3 सही हुए, और जिसने डी लगाया उसमें बी में से अच्छे खासे सही हुए, 7-8 सही हुए। तो बच्चे ए और डी तो लगाते नहीं, बोले लो रे ए दे दिया। जनरली बी या सी लगाते जनरली। बाकी ऐसी बातें हमें नहीं मानना है, फोकट बातें, भ्रमित करने वाली बातें, समाज को बिगाड़ने वाली बातें, है ना। माइनस मार्किंग है ना, इसलिए समालोचना। हाँ, तो देखो अनुच्छेद 340 में लिखा है कि राष्ट्रपति को वेरी 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 मोस्ट टाइम, 2 मिनट बैठ जाओ, फिर जाना 1 मिनट बस, ये लिख लो। राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग बना सकता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया, पीवाईक्यू है ये। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्ष का प्रश्न है ना। हाँ, तो क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के लिए आयोग किस अनुच्छेद में बना सकता है? 340। तो राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष आयोग बना सकता है अनुच्छेद 340 में। इसको रोको थोड़ी देर, है ना, कितनी देर का हो गया? हाँ, टच करो, फिर हो गया। अब उसको दबाए रखो तो लॉक हो जाएगा। चलो, तो अनुच्छेद 340 में क्या पढ़े हम कि राष्ट्रपति एक आयोग बना सकता है पिछड़े वर्गों के लिए, और ये जो आयोग बनेगा कौन सा? अनुच्छेद 340 के तहत। इसी आयोग की सिफारिश पर कोई सी जातियां किस वर्ग में आती है तय होगा। यह आयोग क्या सिफारिश देगा कि कौन सी जाति को किस वर्ग में हमें लेना है, तो थोड़ी सी देर और, क्या कौन सी जाति को किस वर्ग में लेना है। इसी अनुच्छेद का उपयोग करके एक व्यक्ति थे, कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, उन्होंने 1979 एक आयोग बनाया जिसका नाम था बीपी मंडल। क्या नाम था? बीपी मंडल, गलत है वो, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आयोग का नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और आपने सुना होगा भारत की राजनीति मंडल और कमंडल की राजनीति हो गई थी। मंडल मतलब मंडल आयोग, और कमंडल मतलब राम मंदिर। पहले सबसे बड़े मुद्दे 2 थे, एक तो राम मंदिर, मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या में बसाएंगे, ये
एक तो मंडल, और मंडल मतलब पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देंगे, और एक कमंडल मतलब राम मंदिर बनाएंगे। पॉलिटिक्स में दो ही मुद्दे हुआ करते थे, मंडल वाला भी क्लियर हो गया, कमंडल वाला भी क्लियर हो गया। मंडल मतलब ये ओबीसी को आरक्षण देना, और कमंडल मतलब भगवान राम को मंदिर बनाना। हाँ मिलता है, 27% मिलता है। हाँ तो अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? ये वो दोनों मुद्दे खत्म हो गए अब। साढ़े सात किस नहीं बढ़ सकता है ना, आगे बढ़ा सकती है। जैसे अब ईडब्ल्यूएस को दिया तो कम थोड़ी करा क्या इनका? कहाँ मिलता है कम? आरक्षण जनसंख्या के आधार पर मिलता है। जिस जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उनको उस आधार पर आरक्षण मिलेगा। जैसे देश की जनसंख्या 100 है, तो 7.5 लोग ओबीसी है, तो 7.5% ओबीसी को मिल जाएगा। जैसे एससी कितने, लगभग 7.5%, एसटी कितने, लगभग 7-8% है, तो इनको इतना आरक्षण मिलेगा परसेंट के आधार पर है। भारत में ओबीसी लगभग 52%, सबसे ज्यादा, तो इनको 27%। 52 थोड़ी, 52, 92 थोड़ी, 52। अरे फिर 92 हो गए तो फिर जनरल, जनरल लगभग 10% है, उस 10 में से 6-7% ईडब्ल्यूएस है, तो 6-7% ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला हुआ है। अभी क्यों दिया, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, हाँ। तो अनुच्छेद 340 का प्रयोग करके मोरारजी भाई देसाई, इन्होंने एक आयोग बनाया 1969। उस आयोग का नाम था बीपी मंडल कमीशन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इस आयोग ने क्या सिफारिश दी कि देश में कितनी जनसंख्या है एससी और एसटी को छोड़कर, एसटी एससी तो पहले ही वर्गीकृत थे, देश में लगभग 3,000 से भी अधिक कौन सी है, पिछड़ा वर्ग है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, और क्या बोला कि ये जो 3,000 जातियां हैं ना, इनको 27% आरक्षण दिया जाए नौकरियों में। कितना आरक्षण दिया जाए? 27%। लेकिन इस समय विरोध होने लगा इस आयोग के बारे में। किसने विरोध करा? जनरल वालों ने, एससी एसटी वालों ने। क्यों करा? क्योंकि अगर 27% सीटें आरक्षित हो गई, आप मान के चलिए कि फिर बचेगा क्या? 100 में से 60 सीटें पे अगर कोई दूसरा जा ही नहीं सकता, तो फिर तो समस्या हो जाएगी ना। तो लोगों ने विरोध करा, देश जल गया आग में। जल गया मतलब बहुत सारे लोगों ने विरोध करा, सरकारी संपत्तियां जला दी, बहुत भयंकर कार सेवा हुई है, मतलब इस समय देश सबसे अराजक स्थिति में था। अच्छा, फिर ये विरोध करा लोगों ने, तो ये ठंडे बस्ते में चली गई बात। ठंडा बस्ता मतलब वह बाद में देखेंगे, है ना, जैसे सरकारी काम होता है, जैसे कोचिंगों में होता है कि बाद में देखेंगे, बाद में भेज देंगे। अब 1980 के लगभग ये क्या हुआ, बन गया, सिफारिश दे दी कि 27% आरक्षण दिया जाए। 10 साल बाद आता 1990, और 1990 में सरकार आती विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह की सरकार। और इस वीपी सिंह की सरकार ने क्या कर दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि लगभग 3,000 जातियां आती, इसको 27% आरक्षण दे दिया। कितना आरक्षण दे दिया? 27% आरक्षण दे दिया। इस प्रकार से आरक्षण कितना हो गया? 50% से भी ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि 7.5 तो किसको मिला था? एसटी एससी को। और आपका 27% इनको, कितना हो गया? 7.5 और 52% हो गया। 7.5 और 7.5 15, और 15 और 27 कितना हो गया? 44 हो गया, लगभग 42 हो गया ना। तो मुझे लगता है फिर एससी को 15% मिलता होगा क्या? शायद एससी को 15% आरक्षण मिलता होगा, है ना। हाँ, एससी को देखो, एससी को 15 मिलता है, एसटी को 7.5 मिलता है, ईडब्ल्यूएस को 10 मिलता है, और ओबीसी को 27 मिलता है। 27 मिलता है, तो कितना हो गया ये? 25, 25 और 32.5 और 32.5 और 20, 52 और 59। मैं तभी बोल रहा था कि ये कुछ तो ज्यादा है ना। 52 और 9.5, अरे यार गिनो इसको एक बार और, 25 और 25 और 7, 32, 32, 32.5, 32.5 और 27, 32 और 27 कितने होते हैं? 9, 5, 59। अरे 10 ईडब्ल्यूएस को भी थे, 59% आरक्षण मिल रहा है लगभग। ठीक, 59।
और क्या बोल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, कितना 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये तो फिर बाद में उल्लंघन कर दिया ना इसका, नया कानून बना दिया, इसका एक एक्सेप्शन जोड़ दिया कि सरकार वंचित वर्गों के लिए इसको कर सकती है। तमिलनाडु ने तो और ज्यादा 65% हो गया था वहां, तो तमिल लोगों के लिए भी कर दिया था, फिर केस गया कोर्ट में, तो फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो बीपी सिंह ने क्या कर दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को लागू कर दिया। इससे देश में क्या हुआ, बहुत भयंकर आंदोलन हुए, हिंसा बढ़ी। क्यों? क्योंकि लोगों की नौकरियां गई ना, मान के चलो आपको 20 पोस्ट मिले, 20 की जगह 5 मिलेगी, अब 5 पे लड़ पाओगे तो आप तो पीछे रहोगे। इतने हिंसे हुए और फिर 4-5 क्वेश्चन आए कि क्या आया कि वर्तमान में आरक्षण के लिए चलाया जा रहा है, क्या आरक्षण दिया जाना उचित है, क्या इनको आरक्षण देना उचित है, पहला क्वेश्चन ये आया। आप चलो इन सबके क्वेश्चन लिख के लाना आपको कल, इन 4 क्वेश्चन के जवाब लिख के लाना है कल, ये 4 कल का होमवर्क है, दे रहा हूं ना। क्या क्या आरक्षण दिया जाना उचित है, लिखो पहला, क्या आरक्षण दिया जाना उचित है। इसकी कोई नंबर लिमिट नहीं है, कोई नंबर लिमिट नहीं है, ये जितने भी क्वेश्चन में दे रहा हूं कोई नंबर लिमिट नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्या आरक्षण दिया जाना उचित है, क्या अभी तक दिया गया आरक्षण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर चुका है। अभी तक जो आरक्षण दिया हमने इतने सालों तक, क्या उसके उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। पहला क्वेश्चन, क्या आरक्षण दे सकते हैं, उचित है, तो आप बताएंगे कि हाँ है कि ना है। और क्या आरक्षण, क्या अभी तक दिया गया आरक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चुका है या पूर्ति प्राप्त कर दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त कर चुका है। क्या अभी तक दिया गया आरक्षण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सका है, क्या जिसको अभी तक आरक्षण दिया वो उसको मीट कर पाए कि नहीं कर पाए, उसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं। और लास्ट लिखिए, क्या आरक्षण नीति का पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए आप देख के लाओगे। क्या आरक्षण नीति का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन मतलब रिविजिट करें आप, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या आरक्षण नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये हो गया। तो ये क्या है 16(4). देखो आरक्षण के बारे में 2 आर्टिकलों में लिखा गया है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम, 15(4) और 16(4). 15(4) में राजनीतिक आरक्षण, 16(4) में शैक्षणिक आरक्षण, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, और 16(5) ये तो थोड़ा सा 5-7 मिनट का और लगेगा। 16(5) में क्या है, 16(5) में सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि राम मंदिर का पुजारी ब्राह्मण हो सकता है, कोई मुसलमान नहीं आएगा। धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, किसका अपवाद है ये जो आपका है ना 16 में लिख रहे धर्म जाति मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, पर इसमें किया जा सकता है। 16(5) में क्या लिखा है, क्या लिखा है 16(5) में, 16(5) में ये लिखा है कि धर्म के आधार पर असमानता की जा सकती है। क्या, जैसे मस्जिद में मुल्ला जी बनाना तो मुल्ला मुसलमान ही रहेंगे। असमानता करना वर्जित, असमानता कर सकते, बिल्कुल कर सकते ना। क्या इस अनुच्छेद के अधीन राज्य किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान में क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए लीगल है, ये लीगल है, वर्जना किया जा सकता है। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, ये लिखा हुआ, पर धार्मिक पदों को आरक्षित कर सकता है कि मुल्ला जी मुसलमान ही बनेंगे, पंडित जी ब्राह्मण ही बनेंगे, ये सारी चीजें। हाँ, उनके लिए एग्जाम हो सकती है, एग्जाम हो सकती है, जैसे अभी राम मंदिर के पुजारी बनने के लिए एग्जाम हुई थी, है ना, प्रोहिबिटेड आएगा यार। तो 16(5) में क्या लिखा है, अरे ये मैं बता दूंगा आप। तो धर्म के आधार पर, ये बात समझना, मत लिखो, ये क्या लिख रखा पढ़ो इसको। यह 16 का तीसरा अपवाद है जिसके अनुसार लोक पदों के लिए धर्म के आधार पर असमानता करना वर्जित है। 3 में लिखा था ना कि असमानता नहीं कर सकते, उसका अपवाद है ये, अपवाद है कि असमानता जो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी उस अपवाद का मतलब एक्सेप्शन है ये कि असमानता कर पाओगे आप। तो क्या है कि धार्मिक पद है, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया ना कि मंदिर का पुजारी बनने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए, मुल्ला जी बनने के लिए आपको मुसलमान होना चाहिए, इस आधार पर कि ये स्पेसिफिक व्यक्ति ही उस धर्म का बने, क्योंकि वो उस धर्म को ज्यादा जान सकते हैं। ठीक है, तो 16(5). अब 16(6) में क्या लिखा है, 16(6) कब जोड़ा गया, 2019 में, और 16(6) में क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण, ईडब्ल्यूएस के लिए 103वें संशोधन, 103वें संशोधन 2019 में जोड़ा गया, इसे 103rd अमेंडमेंट 2019 में जोड़ा
गया। क्या दिया? 10% आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस को, लिखिए इसमें 10% आरक्षण दिया। अच्छा, अब 15 और 16 में शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर असमानता लिख रखा था, आर्थिक तो लिख नहीं रखा था। बोले आर्थिक आधार कैसे तय करेंगे? तो एक तो फैमिली इनकम देखेंगे कि उनकी सालाना इनकम कितनी है, और अन्य जो कोर्ट तय करे, जो फैमिली कोर्ट तय करे या जो न्यायपालिका तय करे। तो अभी क्या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का आधार गांव में अगर है तो आपके पास 10 बीघा जमीन नहीं होनी चाहिए, आपकी सालाना 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर शहर में है तो 1000 फीट का घर नहीं होना चाहिए, 1000 फीट का, और आप रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, तो आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। ये हो गया आपका समता या समानता का अधिकार खत्म। कल हम देखेंगे हाँ हाँ हाँ, अभी तो बाकी है यार, बाकी हाँ, 17 और 18 बाकी है। मैं चाह रहा था आज ही करा दे, लेकिन समय हो गए हैं, कल देख लेंगे, है ना। ये बंद कर दो।